तो आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कारक प्रकरण, जिसकी शुरुआत में करूँगा। और मैं तुम्हें बता दूँ, जिस बच्चे का कारक प्रकरण समाप्त हो जाए वह लड़का बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से 30 नंबर से कम नहीं ला सकता है। 30% मार्क्स सिर्फ कारक प्रकरण से संबंधित है। ये पढ़ने के बाद से शब्द रूप लिखना तो हम सीखेंगे ही, साथ ही साथ अनुवाद बनाना भी सीख लेंगे, अनुच्छेद लिखना हम सीख लेंगे। ये समस्त चीज़ें हम बढ़िया से सीख पाएंगे बच्चे। और कारक प्रकरण से संबंधित कुछ फार्मूला देता है, उसको भी हम सीखेंगे। हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में बनाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में मैं बताया हूँ क्रियान्वयी कारकम। क्रिया के बाद जो डैश की तरह दिखाई दे रहा है वह आधा न समझोगे तुम लोग। लिखो, सुधारो उसको। क्रिया के बाद माइनस के चिन्ह दिखाई दे रहा है तुम लोग को, उस माइनस को आधा न कर लो। उसको कहते हैं क्रियान्वयी कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिस अन्वय का संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अन्वय का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ समझ लो कि जिस क्रिया का संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं बच्चे। कारक वास्तव में क्री धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? क्री का मतलब क्या होता है? करने वाला। माने करने वाले के साथ जब क्रिया का जो संबंध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक की संख्या कुल मिलाकर 8 होती है। कितनी होती है बच्चों? 8 होती है, जिसमें से सबसे पहला कारक कौन सा? कर्ता कारक। कर्ता कारक चूँकि पहली बार आता है इसलिए विभक्ति के रूप में हम इसको प्रथमा विभक्ति कहेंगे। मेरे साथ रिप्लाई करते चलो। अभी तुम्हें संस्कृत का जितना कारक प्रकरण का सूत्र है सभी तुम लोग बताओगे। 2-3 मैं बताऊंगा, बाकी तुम लोग बताओगे। तो कारक को कौन से विभक्ति कहेंगे बच्चे? प्रथमा। अगर मैं पूछूं कि कारक, अरे कारक नहीं बल्कि कर्ता को हम कौन सी विभक्ति कहेंगे? माने प्रथमा विभक्ति। फिर से समझो, कर्ता को प्रथमा विभक्ति क्यों कहते हैं? कि कारक में सबसे पहली बार कर्ता आता है तो पहली बार आएगा उसे प्रथमा, दूसरी बार जो आएगा उसे द्वितीया, तीसरी बार जो आएगा उसे तृतीया, तो चौथी बार आएगा उसे चतुर्थी। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ बच्चे। तो किस कारक का विभक्ति क्या होगा, चिन्ह क्या होगा? याद करो, इसके पहले के संस्कृत में अनुवाद बनाने के नियम पार्ट 2 में मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो अगर हम कहें कि कर्ता तो तुम लोग बोलोगे प्रथमा। तो कर्ता कारक को कौन सी विभक्ति? इसका चिन्ह क्या होता है? ने या शून्य। यदि किसी शब्द के अंत में ने चिन्ह दिया हो या शून्य चिन्ह दिया हो, शून्य का मतलब कोई चिन्ह ही नहीं दिया हो, तो पूछे कि उस शब्द में कौन सा कारक होगा, तो क्या बोलोगे? कर्ता कारक। पूछूंगा कौन सा विभक्ति होगा, तब क्या बोलोगे? जैसे मान लो मैं कहते हैं राम ने आम खाया। राम ने, राम के बाद चिन्ह हमने कौन सा लगा दिया? ने। तो राम में ने चिन्ह लगा दिया और मैं नीचे अंडरलाइन करके तुम्हें दे दूं कि राम में कौन सा विभक्ति प्रयोग हुआ है, तो क्या बोलोगे? प्रथमा विभक्ति। राम में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है, तब क्या बोलेंगे? कर्ता। तो इसी तरीके से मैं तुम्हें बोलते जा रहा हूँ, वन कहूँगा तो तुम लोग बोलोगे कर्ता ने प्रथमा, ऐसे करके बोलना अभी पहली बार में, ठीक है ना जी? अगर मैं कहूँगा टू तो तुम बोलोगे कर्म को द्वितीया। माने पहले कारक फिर चिन्ह फिर विभक्ति बोलोगे। फर्स्ट राउंड में बोलते चलो मेरे साथ। रेडी? 1। हाँ, कर्ता ने शून्य प्रथमा, ऐसे बोलते चलो। बोलो 2। बहुत बढ़िया। कर्म को द्वितीया। 3। करण से के साथ तृतीया। 4। हाँ, तो संप्रदान के लिए चतुर्थी। 5। अपादान से अलग पंचमी। बहुत बढ़िया। 6। बहुत बढ़िया। संबंध काके की षष्ठी। 7। बहुत बढ़िया। अधिकरण में पर सप्तमी। और 8। हे माने संबोधन, हे, अरे, अहो, हो, अजी, प्रथमा। ये चूँकि संबोधन कारक वही पुनरावृत्ति किया जाता है, इसीलिए इसको हम प्रथमा के नाम से जानते हैं। अब हम सीखेंगे क्या बच्चों? अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, एक वाक्य दे देगा
और उस वाक्य को देने के बाद पूछेगा इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो पहले हम सूत्र लिखना सीखते हैं। संस्कृत में कारक प्रकरण के सूत्र कैसे लिखते हैं। तो कारक प्रकरण के सूत्र को लिखने के लिए कर्ता और प्रथमा को मिलाकर एक सूत्र बनाएगा, जिसे कहेगा कर्तृ प्रथमा। क्या नाम दे देगा? नाम दे देगा कर्तृ प्रथमा। तो कर्तृ प्रथमा देखेंगे, पहला दिया है कर्तृ, तो कारक में से किस कारक से कर्तृ मिलता जुलता है? कर्ता से कि कर्म से कि करण से? कर्ता से। तो कर्तृ प्रथमा हम कह दे व्याख्या करो, तो हम लिखेंगे कर्तृ, चूंकि कर्ता से मिलता है ना, इसीलिए लिखेंगे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग? बहुत बढ़िया। कर्तृ प्रथमा की व्याख्या करेंगे, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आ रहा समझ में? ऐसे ही हम एक और फॉर्मूला तुम्हें देंगे, कर्म और द्वितीया को मिलाकर परीक्षा में पूछ देता है कर्मणि द्वितीया। क्या पूछेगा? कर्मणि द्वितीया। अगर भूल जाते हो तो फिर से मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देख लो कि उससे मिलाकर पूछेगा क्या, बोलो कर्मणि द्वितीया। तो बोलो कारक में से किस कारक से कर्मणि मिल रहा है? कर्ता से कि कर्म से कि करण से? तो कर्मणि द्वितीया, मतलब इसकी भी व्याख्या अगर हम कहेंगे कर्मणि द्वितीया का, तब व्याख्या हो जाएगा कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया बच्चे? अगर दो समझ गए तो तीसरा से बिल्कुल आसान। अब पहले मैं दो फार्मूला मैं बनाऊंगा और उसके बाद से तुम लोग फार्मूला खुद बनाने लगोगे। आ रहा समझ में ना? जैसे करण और तृतीया को मिलाएगा तो फार्मूला बनाएगा कर्णे तृतीया। क्या फार्मूला बनेगा? कर्णे तृतीया। व्याख्या करेंगे करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया बच्चे? तो थोड़ा सोचो, करण और तृतीया को मिलाते हैं तो बनता है कर्णे तृतीया। तो संप्रदान और चतुर्थी को मिलाएंगे तो बहुत बढ़िया, संप्रदाने चतुर्थी। अपदान और पंचमी को मिलाएंगे तो बहुत बढ़िया, अपादाने पंचमी। तुम लोग खुद बनाने लगा कि नहीं जी सर? पहले तुम्हें कारक प्रकरण समझ में नहीं आता था, अब तुम लोग संस्कृत के मास्टर हो गए हो। अपने से ही जोड़ जोड़कर और संस्कृत प्रकरण का, कारक प्रकरण का फॉर्मूला बनाने लगा सब। बोलो संबंध और षष्ठी को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? संबंधे षष्ठी। बोलो अधिकरण और सप्तमी को जोड़ेंगे तो अधिकरणे सप्तमी। और संबोधन और प्रथमा को जोड़ेंगे तो संबोधने प्रथमा। क्लियर है? अब तुम्हारी परीक्षा में दे देगा कि करण और तृतीया से मिलाकर एक फॉर्मूला देगा कर्णे तृतीया। परीक्षा में दे दे कर्णे तृतीया की व्याख्या करें तो क्या व्याख्या करोगे बच्चे? बहुत बढ़िया करें। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब मैं कहता हूँ, बोलो संप्रदाने चतुर्थी। व्याख्या करो। बहुत बढ़िया, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर मिल गया और एक नंबर मिलेगा, एक तो एग्जाम्पल दे देंगे। तो अभी सबका एग्जाम्पल एक ही साथ फिर से बता रहा हूँ, व्याख्या करके बताओ तुम लोग। अपादाने पंचमी। व्याख्या करो। बहुत ठीक, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब संबंध से बनाएंगे संबंधे षष्ठी। व्याख्या करो। हाँ, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकरण सप्तमी की व्याख्या करो। बहुत बढ़िया, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबोधन प्रथमा की व्याख्या करो। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें। तो फर्स्ट राउंड में हमने समझाया। अब एक साथ पूरा मैं बता रहा हूँ। अब तुम्हें देगा
कर्ता और प्रथमा को मिलाकर एक फॉर्मूला दे देगा, कहेगा कर्तरी प्रथमा। व्याख्या कर दो तुम लोग। बहुत बढ़िया। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और नीचे लिखेंगे जैसे। अब जैसे में क्या लिखना है यही सोचना है। एक ऐसा वाक्य हम लिखेंगे जिसमें किसी शब्द में ने चिन्ह लगा हुआ हो या शून्य, माने कोई, जैसे राम ने आम खाया, और नीचे राम ने के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे? और नीचे व्याख्या भी कर देंगे। इस वाक्य में राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आ रहा समझ में ना? अर्थात कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। फिर उसी प्रकार मैं कहता हूँ कर्म और द्वितीया मिलाएंगे तो कर्मणी द्वितीया। इसका एक वाक्य बोलो कोई भी। राम ने रावण को मारा, ऐसा वाक्य दे देंगे। लेकिन अंडरलाइन किसको करेंगे? रावण को के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और लिखेंगे इस वाक्य में रावण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, क्योंकि कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर करण और तृतीया से मिला के कौन सा सूत्र बनाएंगे बोलो? पहले सूत्र बनाओ, सूत्र बोलो। कर्णे तृतीया। अब मैं कर्णे तृतीया को मैं कहूँगा व्याख्या करके बताओ। बहुत बढ़िया। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब एक ऐसा वाक्य बोलेंगे जिसमें के साथ लगा हो या से लगा हो, ठीक है ना जी? जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम से के नीचे अंडरलाइन कर दिया रहेगा। अब पूछे कलम से, इस वाक्य में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो व्याख्या करने इस वाक्य में कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। या पिता या पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है, पिता के साथ दिया है ना, तो पिता के साथ अंडरलाइन करके हम लिख देंगे करण कारक का प्रयोग हुआ है, माने इस वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। राम के साथ सीता वन गई, तो राम के साथ, राम में कौन से विभक्ति प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति। तो रामेण सह सीता वनम गतवान या गच्छत का प्रयोग हम करेंगे। ये सभी फॉर्मूले एक एक करके जो मैं बता रहा हूँ अगले वीडियो में हम सब पढ़ेंगे। लेकिन मैं अब तुम लोगों से पूछूंगा एक व्याख्या। संप्रदान और चतुर्थी को मिला देंगे तो कौन सा सूत्र बनेगा बोलो? संप्रदाने चतुर्थी। अब मैं कहूँगा संप्रदाने चतुर्थी का एक वाक्य लिखो, तो कोई वैसा वाक्य लिखो जिसमें किसी शब्द के बाद के लिए चिन्ह लगा हो। बोलो कोई। चलो, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, इसमें अंडरलाइन किसके नीचे करेंगे? सीता के लिए, सीता के लिए। अब वाक्य का व्याख्या क्या कर देंगे? इस वाक्य में सीता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लिख सकते हो? कोई दिक्कत किसी को हो रहा है क्या बच्चे? नहीं तो बोलो अपादान और पंचमी से एक फॉर्मूला बनाओ। अपादाने पंचमी। व्याख्या करके बताओ। बहुत बढ़िया। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जैसे एक एग्जाम्पल बोलेंगे ऐसा जो अलगाव का बोध कराए। जैसे मैं कहता हूँ वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से, पेड़ से पत्ता गिरेगा तो अलग होगा कि नहीं? तो बालक के पंचमी में बालकात, तो वृक्ष के पंचमी में तो लिखेंगे वृक्षात पत्रम पतति। और वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और व्याख्या कर देंगे कि इस वाक्य में वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। उसी प्रकार फिर बोलो अधिकरण सप्तमी को फिर जोड़कर बोलो फॉर्मूला। अधिकरण सप्तमी। और अधिकरण सप्तमी की मैंने अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा वाक्य बोलेंगे जिसमें में चिन्ह लगा हो, ठीक है ना जी? जैसे वह बिहार में रहता है। अब बिहार में के नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। अब व्याख्या नीचे कर देंगे इस वाक्य में बिहार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम बनाएंगे वह के लिए सह। अब बिहार में बिहारे, और रहता है का निवसति। आ रहा समझ में ना?
और अंतिम हम पढ़ा रहे हैं कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बोलो, दोनों को जोड़कर सूत्र फिर से बोलो। संबोधने प्रथमा, अर्थात संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे बालक, इसमें हे, अरे, अहो, अजी, ये सब चिन्ह लगा रहता है। हे बालक संस्कृत बोलो, हमने क्या बोला? हे बालक संस्कृत बोलो। हे बालक के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और लिखेंगे यहाँ बालक में कौन विभक्ति, माने प्रथमा विभक्ति का पुनः प्रयोग किया गया है, चूंकि संबोधन कारक और प्रथमा विभक्ति, इसलिए हे बालक संस्कृतम पठ, ये वाक्य बन जाएगा हमारा। कि किस तरीके से संस्कृत के कारक प्रकरण के फॉर्मूला बनते हैं, बनाने आ गया बच्चा? नीचे देखो, एक हम इसमें बताएंगे मात्र तुम लोग को, बाकी अगला वीडियो तुम लोग मेरे देखोगे। कर्ता कारक, पहले हम कौन सा कारक शुरू कर रहे हैं? पेज में ध्यान दो, कर्ता कारक दिखाई दिया। कर्ता कारक का पहला फॉर्मूला क्या होगा बोलो? कर्तरी प्रथमा। कौन सा? कर्तरी प्रथमा। इसको हम दूसरा नाम इसका देते हैं उक्ते कर्तरी प्रथमा। दूसरा नाम क्या है इसका बोलो? और यहाँ व्याख्या में किया हूँ, देख लो बच्चे, कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अथवा मैं लिखवाया हूँ कि इसे ही उक्ति कर्तरी प्रथमा के नाम से भी जाना जाता है। माने जिसे हम कर्ती प्रथमा सूत्र कहते हैं, उसी को दूसरा फॉर्मूला क्या कहते हैं? उक्ति कर्तरी प्रथमा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है रामः पठति, मतलब राम पढ़ता है। राम के बाद कोई चिन्ह लगा है क्या? तो जब कोई चिन्ह नहीं लगा है, माने शून्य कोई चिन्ह नहीं लगा हो, तो राम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और व्याख्या कर देंगे कि इस वाक्य में राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। या दूसरा है राम ने आम खाया, रामः आम्रम अखादत, और राम के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरीके से कर्ता कारक बढ़िया से समझ गए तुम लोग। कर्ता कारक से कौन सा सूत्र बनाएंगे बोलो? कर्तरी प्रथमा या उक्ते कर्तरी प्रथमा। तो बना सकते हो बच्चे। अब हम क्या पढ़ेंगे? कर्म कारक। तो कर्म कारक का अगला वीडियो अगर मैं ऐसे बना के तुम्हें भेज दूं तो क्या बढ़िया से समझ सकते हो? तो उसे समझ लेना, ठीक है बच्चे। बाकी हम लोग फिर अब कल इसको पढ़ेंगे।